हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। हमारा आज का टॉपिक है पॉलीमर। ये टॉपिक यहाँ से लगभग सीबीएसई में 3 मार्क्स का आता है, 3 या 4 मार्क्स का आता है, और बाकी नीट वगैरह जितने भी एग्ज़ाम होते हैं यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। बहुत ईजी चैप्टर है, ईजिली कवर हो जाता है और ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इसलिए आपको याद हो जाएगा। बात कर लेते हैं आज की सिनेरियो में। अगर आप देखें तो लगभग सारा मटेरियल प्लास्टिक का बना होता है, जैसे कि घरों में गेट्स हो गए, सील हो गए, इलेक्ट्रिक जितने भी इंसुलेटिंग मटेरियल हैं जैसे स्विच बोर्ड वगैरह हैं, मग्घा है, बकेट्स हैं, सारे प्लास्टिक के बने होते हैं और प्लास्टिक जनरली पॉलीमर की फॉर्मेशन करता है। अब बात कर लेते हैं कि पॉलीमर होता क्या है। पॉलीमर को अगर हम ब्रेक करें तो इसे हम ब्रेक करके लिख सकते हैं पॉली प्लस मर। पॉली प्लस मर। दूसरी अगर हम बात करें कि पॉलीमर वर्ड कहाँ से आया, तो ये एक ग्रीक वर्ड है। अब अगर हम देखें कि पॉलीमर ग्रीक वर्ड है, पॉली का मतलब होता है मैनी और मर का मतलब होता है यूनिट। यानी अगर हम बात करें कि पॉलीमर के अंदर बहुत सारे यूनिट या पार्ट्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं कि क्या है। मान लिया पॉलीमर की अगर बात करें जनरली फॉर्म में, मान लिया हम घर बना रहे हैं, ये हमने एक दीवार खड़ी करनी है, तो ये सबसे जो छोटी यूनिट है इसकी ईंट, जिसे हम यूनिट बोलते हैं, इसी यूनिट को हम रिपीट कर करके इसमें क्या बनाएंगे, दीवार खड़ी करेंगे। इसी प्रकार हम इसमें लगाते चले जाते हैं ईंट और इससे क्या होता है कि दीवार खड़ी हो जाती है। इसी तरह पॉलीमर बनता है कि एक ही यूनिट को या एक ही पार्ट को बार बार रिपीट करते हैं। एक से अधिक पार्ट भी हो सकते हैं जिनका रिपीटेशन होता है, उसे हम बोलते हैं पॉलीमर। यानी कि बहुत सारे यूनिट से मिलके जब एक सब्सटेंस बनता है उसे हम बोलते हैं पॉलीमर। पॉलीमर जो होता है इसे हम डिफाइन करते हैं कि ये लार्ज मॉलिक्यूल है। लार्ज मॉलिक्यूल समझ रहे हैं, ये एक बड़ा मॉलिक्यूल्स है जिसका हाई मॉलिक्यूलर मास होता है। कैसा मास होता है? हाई मॉलिक्यूलर मास होता है। लार्ज मॉलिक्यूल है, हाई मॉलिक्यूलर मास होता है। हाई मॉलिक्यूलर मास भी कितना हो सकता है? 10⁻³ टू 10⁻7 यूनिट तक इसके बीच हो सकता है। और पॉलीमर को अगर हम बात करें तो इसे हम माइक्रोमोलिक्यूल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये लार्ज मॉलिक्यूल्स है इसलिए हम इसे माइक्रोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। अगर ये छोटा होता तो मैक्रोमोलिक्यूल्स बोलते। अब बात कर लेते हैं कि बनता कैसे है। ये बनता है रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट से। वही बात जो हम बता रहे थे कि हमने एक ईंट ली, उसे बार बार रिपीट करा और हमारा क्या हुआ, एक दीवार तैयार हो गई। इसी तरह अगर हमें पॉलीमर बनाना है तो हम एक यूनिट लेते हैं, उसे रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट के तौर पे हम रिपीट करते हैं, जिससे लार्ज स्केल में हमारे पास एक मॉलिक्यूल बनता है, उसे हम पॉलीमर बोलते हैं। अब जो रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, जो सबसे छोटी इकाई होती है, उसे हम बोलते हैं मोनोमर। मोनोमर क्या होता है? मोनोमर की यदि हम बात करें तो मोनोमर क्या होता है, जो रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, उसे हम बोलते हैं मोनोमर। रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोमर। वो सिंपल होती है और बाकी जो फॉर्मेशन होती है पॉलीमर की वो बॉन्ड के थ्रू हो सकती है और उसमें कुछ और भी लगता है। नॉर्मली हम एग्जांपल की बात करें, मान लिया हमने इथिन लिया, इथिन के फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसी का ही हमें पॉलीमराइजेशन कराना है। तो पॉलीमराइजेशन कराना है, सिंपल एक इथिन से तो नहीं बनेगा, इसलिए हम नंबर ऑफ इथिन्स लेंगे, यानी कि इसी को हम n टाइम्स रिपीट करेंगे। और अब हमारे पास रिपीटिंग यूनिट क्या बन गया है? CH2 CH2
n टाइम्स हमने रिपीट कर दिया है, ये इसका रिपीटिंग यूनिट है। और यहाँ से हमारा एक पॉलीमर तैयार हुआ है CH2N, जिसे हम बोलते हैं पॉलीथीन पॉलीमर। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर हम आपको करा रहे हैं कि पॉलीथीन क्या होता है। यहाँ पे हमने एक रिपीटिंग यूनिट लिया था, इथिन लिया, एक स्ट्रक्चरल यूनिट था, उसे रिपीट करा n टाइम्स, और हमारे पास सिंपल सा एग्जांपल लिया। सबसे सिंपल एग्जाम्पल यही है पॉलीमर के अंदर, और उसने हमने पॉलीथीन में कन्वर्ट किया। अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात करें, हम ले लेते हैं हेक्सामिथाइलिन डायमीन, और उसमें हम एडिपिक एसिड ऐड कर देते हैं। हेक्सामिथाइल डायमीन लिया हमने, उसमें हमने एडिपिक एसिड ऐड कर दिया, और यहाँ पे हम इसकी पॉलीमराइजेशन कराएंगे, और इसकी पॉलीमराइजेशन कराने के बाद हमें मिलेगा नायलॉन 6,6। अब ये तो एक जनरल फॉर्मूले के तहत हमने लिखा। अभी इसका केमिकल फॉर्मूला देख लेते हैं। n टाइम्स हम रिपीट करेंगे हेक्सामिथाइलिन CH2, n टाइम्स रिपीट करा हमने NH2CH2 6NH2, यानी कि हमारे पास मिथाइलिन है। मिथाइलिन के हमने CH2 लगाया, हेक्सामिथाइलिन है तो हमने 6 लगाया यहाँ पे, और डायमीन है तो NH2 हमने 2 बार ऐड कर दिया। ये बन गया हमारे पास हेक्सामिथाइलिन। अगर हम एडिपिक एसिड की बात करें, COOH CH2 4COOH। अब इसका पॉलीमराइजेशन हम कराने जा रहे हैं, तो हमारे पास बनेगा नायलॉन 6,6 NH CH2 6NHCO। यहाँ पे अमाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, जिसे पेप्टाइड बॉन्ड भी बोलते हैं। CH2 4CO, और ये हो गया हमारे पास नायलॉन 6,6। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे हम पॉलीमर्स का? सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, वो बात करते हैं हम ऑन द बेस ऑफ सोर्स, कि हमें पॉलीमर मिल कहाँ रहा है। सोर्सेज के बेस पे अगर हम बात करें, तो हमारे पास जो पॉलीमर है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पॉलीमर के अगर हम पॉलीमर का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, सबसे पहले हम सोर्स के बेस पे कर रहे हैं, तो हमारे पास है नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। नेचुरल पॉलीमर्स होता है जो हमें कहाँ से मिलेगा, प्लांट से मिलेगा या फिर एनिमल से मिलेगा। इसके अलावा हमें 2 के अलावा ऑब्टेन नहीं होगा कहीं से। कहाँ से मिलेगा, प्लांट से या एनिमल से। प्लांट से कौन सा पॉलीमर मिलता है, अगर हम बात करें तो प्लांट से हमें मिलता है प्रोटीन, सेलुलोज हमें प्लांट से मिलता है। और अगर हम एनिमल से बात करें तो एनिमल से हम प्रोटीन ले सकते हैं, जैसे दूध। और उसके अलावा जो नेचुरल पॉलीमर्स हैं वो कुछ रबर्स हैं, कुछ रेजिन्स हैं। अब सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जो नेचुरल प्लस सिंथेटिक का सम होते हैं। यानी कि इनमें क्या हुआ है कि जो नेचुरल पॉलीमर्स है उन्हीं को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। जनरली सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स सेलुलोज डेरिवेटिव्स होते हैं, सेलुलोज डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे सेलुलोज एसीटेट। सेलुलोज एसीटेट इसका केमिकल नाम है। अगर कॉमन नाम की बात करें तो इसे ही हम रियोन बोल देते हैं। दूसरा, अगर हम सेमी सिंथेटिक पॉलीमर की बात करें तो सेलुलोज नाइट्रेट,
हम बात करते हैं थर्ड कैटेगरी की, सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर्स वे पॉलीमर्स होते हैं जो मैन मेड होते हैं। सिंथेटिक पॉलीमर्स को हम मैन मेड के नाम से भी जानते हैं, और ये जो पॉलीमर्स होते हैं ये कम्प्लीटली आदमी बनाता है और ये डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसके एग्जांपल हो जाएंगे हमारे पास नायलॉन 6 सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर में हमारा आ जाएगा ब्यूनास, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स इसके हो सकते हैं। अब बात करते हैं, ये हमने पहला क्लासिफिकेशन पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स के बेस पे। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स बेसिस ऑफ सोर्स के बेस पे हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा कि पॉलीमर्स हमारे पास जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। पॉलीमर्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं 3 टाइप के। हमने सोर्सेज के बेस पे पढ़ा कि पॉलीमर्स 3 टाइप के होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर के बाद। सबसे पहला आता है लीनियर। इसमें भी अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स, तो सबसे पहला आता है लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर्स की बात करें तो लीनियर पॉलीमर जो होता है, इसके अंतर्गत जो पॉलीमर्स होते हैं उसमें लॉन्ग और एक स्ट्रेट चेन होती है। वे पॉलीमर्स जिनमें लंबी और एक सीधी चेन होती है उन्हें हम बोलते हैं लीनियर पॉलीमर्स। जितने भी हमारे पास हाई डेंसिटी पॉलीथीन है वो लीनियर पॉलीमर्स के अंदर आते हैं। हाई डेंसिटी पॉलीथीन जितने भी होते हैं लीनियर पॉलीमर्स के अंदर आएंगे। और दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसे हम इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि एक ही उसमें ये हमारे पास ऐसे रहेंगे। इसी के अंदर जो दूसरा आता है, स्ट्रक्चर के बेस पे हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं अभी, इसी के अंदर दूसरा आ जाएगा ब्रांच चेन पॉलीमर्स। ब्रांच चेन पॉलीमर्स की बात करें, यहाँ पे भी लीनियर चेन होती है। लीनियर चेन होती है यहाँ पर भी, और उसी लीनियर चेन के अंदर कुछ ब्रांचेज बनी होती है। जैसे हमने एक लीनियर चेन तैयार कर दिया ये, और यहाँ पे कुछ ब्रांचेज ऐसे बनी हैं, तो इसे हम बोलते हैं ब्रांच पॉलीमर्स। और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, लीनियर वाले का था हाई डेंसिटी पॉलीथीन, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लो डेंसिटी पॉलीथीन। अब जो थर्ड पॉलीमर आया है वो है क्रॉस लिंक और नेटवर्क पॉलीमर। क्रॉस लिंक और नेटवर्क पॉलीमर। अब यहाँ बात कर लेते हैं, ये होते हैं, ये ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जो बने होते हैं बाईफंक्शनल या ट्राईफंक्शनल मोनोमर से। कैसे बने होते हैं? बाईफंक्शनल, जिनके पास 2 फंक्शनल ग्रुप हो या फिर 3 फंक्शनल ग्रुप हो मोनोमर के पास, उनसे बने होते हैं। इनके बीच में स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होता है। स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। क्रॉस लिंक जो हमारे पास ये नेटवर्क पॉलीमर्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है इनके बीच में। और इसके एग्जांपल्स, पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया है ऐसे ऐसे करके, तो ये यहाँ पे भी लिंक हो जाएगा, ये यहाँ से लिंक हो जाएगा, ये नीचे तक लिंक हो जाएगा, यानी कि ब्रांच फैला हुआ है और क्रॉस लिंक है। तो इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे बेकेलाइट, और दूसरा एग्जांपल हो जाएगा मेलामाइन। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मोड ऑफ पोलराइजेशन। अभी तक हमने 2 क्लासिफिकेशन पढ़ी मोड ऑफ अब हम तीसरी क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। पहली क्लासिफिकेशन थी सोर्स के बेस पे, दूसरी क्लासिफिकेशन थी स्ट्रक्चर के बेस पे। अब मोड ऑफ पोलराइजेशन के बेस पे बात करते हैं। तो मोड ऑफ पोलराइजेशन के बेस पे जो हमारे पास होते हैं 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है एडिशन पॉलीमर और दूसरा होता है कंडेंसेशन पॉलीमर्स। और यहाँ से आपका डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है कई बार कि इनके डिफरेंशिएट करिए और
डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाता है और वैसे एग्जाम्पल के तौर पे भी पूछा जाता है। फर्स्टली हम एडिशन पॉलीमर की बात करें तो यहाँ पे अगर हम एडिशन पॉलीमर की बात करें तो इनका जो मोनोमर होगा उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। मोनोमर के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। जैसे हमने पॉलीथीन बनाया था, अगर इसमें हम बात करें कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है और सिर्फ सिंगल हमारा मोनोमर यूज़ हो रहा है, अगर हम मोनोमर भी हमारा इसमें जो हम यूज़ कर रहे हैं वो सिंगल मोनोमर यूज़ कर रहे हैं, तो इसी को हम बोल देते हैं होमोपॉलीमर। अगर एक से ज़्यादा मोनोमर यूज़ करेंगे तो इसे ही हम बोलेंगे कोपॉलीमर। तो इसे हम बोल देते हैं कोपॉलीमर। पहला है, इसमें जो मोनोमर होगा वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला होगा। यहाँ पे अगर हम कंडेंसेशन पॉलीमर की बात करें तो यहाँ पे जो मोनोमर होगा वो बाई फंक्शनल होगा या फिर ट्राई फंक्शनल होगा। बाई फंक्शनल होगा या फिर ट्राई फंक्शनल होगा। और यहाँ पे किसी भी एलिमेंट का एलिमिनेशन नहीं होता है, नो एलिमिनेशन, बट यहाँ पे एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स होएगा। स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे वाटर हुआ, अमोनिया हुआ। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल इथीन ले सकते हैं, इथीन से हम पॉलीथीन बना सकते हैं। और यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो नायलॉन 6,6 ले सकते हैं। ये अगर हम इथीन की बात करेंगे तो ये होमोपॉलीमर हो जाएगा क्योंकि ये सिंगल मोनोमर से बना है। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले, इसी का ही ब्यूनास ले लिया हमने, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोपॉलीमर हो जाएगा क्योंकि ये एक से ज़्यादा रिपीटिंग मोनोमर से बना है। आशा तो करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब ये हम 3 क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं। पहला है सोर्स के बेस पे, दूसरा है स्ट्रक्चर के बेस पे और तीसरा है मोड ऑफ पोलराइजेशन के बेस पे। अब हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्स। ये हमारा चौथा क्लासिफिकेशन है मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेस पे। अगर हम मॉलिक्यूलर फोर्स के बेस पे बात करें तो पॉलीमर्स 4 टाइप्स के होते हैं। पहला पॉलीमर्स है इलास्टोमर्स। मॉलिक्यूलर फोर्स के बेस पे बात करें तो पॉलीमर 4 टाइप के होते हैं। पहला पॉलीमर है इलास्टोमर्स। ये जनरली रबर होते हैं। इलास्टोमर यानी कि जिनके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी पाई जाती है उन्हें हम इलास्टोमर्स कहेंगे, यानी कि सॉलिड विथ इलास्टिक प्रॉपर्टीज़। जिनके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ होगी सॉलिड के अंदर, उन्हें हम इलास्टोमर कहेंगे, यानी कि इलास्टोमर पॉलीमर्स हो जाएंगे वे हमारे पास। अब बात करें, अगर हम इलास्टोमर्स की बात कर लेते हैं, पहले यहीं आ जाएगा। जो इलास्टोमर्स होते हैं ये हेल्ड होते हैं, इनका जो फोर्स होता है वो वीकेस्ट होता है। इनके अंदर जो फोर्स होता है वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है, वीकेस्ट है। अगर वीक फोर्स है, मान लो स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो वे इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं शो करेंगे। वीक फोर्स है, मान लो यहाँ पे ये एक हम ले लिया, इसमें वीक फोर्स है तो इसे हम खींच सकते हैं इधर इधर। अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो वो बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, बॉन्ड को हम खींच नहीं सकते। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल हो जाएगा, ब्यूनास रबड़ है, ब्यूनान भी रबड़ है, नियोप्रीन नेचुरल रबड़ होता है। दूसरा आता है फाइबर। पहला अगर हमने बात करा बॉन्डिंग के बेस पे बात कर रहे हैं हम, पहला सोर्स के बेस पे बात करा, फिर स्ट्रक्चर के बेस पे बात करा, फिर मोड ऑफ पोलराइजेशन के बेस पे बात करा। अभी हम बात कर रहे हैं फोर्सेस के बेस पे। तो यहाँ पे हमारा पहला हमने पढ़ा है इलास्टोमर्स, दूसरा आ गया है हमारे पास फाइबर्स। फाइबर्स क्या होते हैं, थ्रेड यानी कि धागे
की तरह सॉलिड्स होते हैं, धागे की जैसे सॉलिड्स होते हैं, इनकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इनके अंदर। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है हमारी फाइबर्स के अंदर, और ये हाई मॉडुलस होते हैं। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, हाई मॉडुलस होते हैं, और इनका जो फोर्स होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है इनके अंदर। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता है इनके अंदर। जैसे हम बात कर सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट रहती है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें, पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स होने से क्या हो जाएगा। इनकी पैकिंग ऐसे होती है चैन लाइक, और ये क्रिस्टलाइन होते हैं नेचर में। स्ट्रॉन्ग फोर्स होने के कारण ये क्रिस्टलाइन होते हैं नेचर में। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो पॉलीएमाइड यानी कि नायलॉन 66 इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, और पॉलिएस्टर टेरिलिन। उसके बाद आता है हमारे पास, इसी के अंदर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, उसकी थर्ड कैटेगरी है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स जो होते हैं लीनियर होते हैं, कुछ लीनियर होते हैं और कुछ ब्रांच भी हो जाते हैं, स्लाइटली ब्रांच होते हैं। कुछ लीनियर होते हैं, कुछ स्लाइटली ब्रांच हो जाते हैं। और ये क्या होते हैं, अगर हम इन्हें गर्म करते हैं, हीट करने पे ये सॉफ्ट हो जाते हैं, और ठंडा करने पे ये हार्ड हो जाते हैं। जैसे पहले बचपन में हम बॉल लेते थे, बॉल को मतलब एक पन्नी इकट्ठी करके कोई भी प्लास्टिक की, उन्हें एक बॉल बनाते थे, उसे गर्म कर लेते थे, वो पिघल जाता था, फिर उसे ऐसे हाथ से या किसी कपड़े वपड़े से गोल बॉल की शेप दे देते थे। ठंडा होने के बाद वो क्या हो जाता था, कठोर हो जाता था, उससे खेलते थे। वही प्रॉपर्टी थर्मोप्लास्टिक की है, यानी कि गर्म करोगे तो सॉफ्ट हो जाएगा, ठंडा करोगे तो हार्ड हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। और जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स होते हैं, इनके बीच में जो फोर्स होता है वो फोर्स कैसा होता है, जो हमारा मॉलिक्यूलर फोर्स होता है इंटरमीडिएट होता है। किस किस के बीच का इंटरमीडिएट फोर्स होता है, किस किस के बीच का? अभी तक हमने दो पढ़े हैं, एक इलास्टोमर्स और दूसरा फाइबर्स के बीच का इंटरमीडिएट फोर्स होता है, इलास्टोमर्स और फाइबर्स के बीच का। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे पास पॉलीथीन मैंने बताया कि बचपन में बॉल बनाते थे, आप लोगों ने तो शायद ना बनाई हो, हमने बनाई है। पॉलीस्टायरीन और पॉलीविनाइल्स। अब बात करते हैं लास्ट, इसका जो क्लासिफिकेशन है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स है, जो इसका क्लासिफिकेशन है, ये क्रॉस लिंक होते हैं और हाईली ब्रांच होते हैं। क्रॉस लिंक होते हैं, हाईली ब्रांच होते हैं। अगर इन्हें हम हीट कर देंगे तो ये ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे, पर पिघलेंगे नहीं। ये इस टाइप की प्लास्टिक होती है, टूट जाएंगे, पिघलेंगे नहीं, और उसे फिर हम रीयूज़ नहीं कर पाएंगे। पॉलीथीन को हम रीयूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे रीयूज़ नहीं कर पाते हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे बेकेलाइट और यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। उसके बाद अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, अगर हम बात करें लास्ट क्लासिफिकेशन की, तो ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के बेस पे अगर हम बात करें तो हमारा आ जाएगा एडिशन पॉलीमराइजेशन, और दूसरा आ जाएगा हमारा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। पहला आ जाएगा एडिशन पॉलीमराइजेशन, दूसरा आ जाएगा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ये डिपेंड करता है मैकेनिज्म के ऊपर। आशा करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर छोड़ सकते हैं, और इसका नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी ही मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर छोड़ दीजिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे। और
आशा करेंगे कि उस टॉपिक पे हम वीडियो लेकर आएँ। धन्यवाद।